हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिस तरीके से प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की सीरीज़ कंटिन्यू थी, फर्स्ट चैप्टर के हम 4 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं जो कि अपलोडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करें, फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करें, ताकि क्रोनोलॉजी जो है आपकी वो अच्छी तरीके से बन पाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से बन पाए। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है और उसके बाद रीजनल जो पावर छोटी छोटी उभर कर आती हैं, वो किन किन कैटेगरी की थी, कौन कौन से उनके नेचर थे, उनमें हम सक्सेसर स्टेट्स पढ़ चुके हैं। हम जो अब लेक्चर्स ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट जो स्टेट थे उनके ले रहे हैं, और लास्ट जो लेक्चर है हमारा मराठा का था। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पंजाब से। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, कंप्लीट वॉच टाइम किया करें, और उसके बाद शेयर का ऑप्शन होता है, अपने ग्रुप्स वगैरह में उसे शेयर कर दिया करें। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा जब कोई भी वीडियो बनाता है और वो ये देखता है कि हाँ स्टूडेंट्स की उसमें डिमांड है या फिर स्टूडेंट चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तभी मोटिवेशन मिलती है। अदरवाइज़ वो सोचता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा, हम अपनी ही पढ़ाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। प्लीज़ इस तरीके से शेयर कर दिया करें वीडियो। ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पंजाब से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो आप जब पंजाब को कंटिन्यू करते हैं तो वो बात बोलते हैं कि जो मतलब कि सिख रिलीजन है, ठीक है, वो इतना ही करीबन पुराना है जितना कि मुग़ल डायनेस्टी जब उभर कर आती है तब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो गुरु नानक की यहाँ पर बर्थ बताई जाती है कि 1469 में उनका बॉर्न हुआ है। और औरंगज़ेब का जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि औरंगज़ेब की उनसे कोई दुश्मनी होती है, लेकिन जब जो कम्युनिटी होती है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है और वो चैलेंज करने लगती है सेंटर को। अब देखिए, कोई भी कम्युनिटी है या फिर किसी भी टाइम पीरियड में एक सेंट्रल पावर है। आज का ही टाइम पीरियड ले लीजिए, कोई सेंट्रल पावर है और कोई भी ग्रुप अगर मिलिट्री पावर बना लेता है और वो सेंटर को चैलेंज करना शुरू कर देता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है ना, तो सेंट्रल पावर तो ये बात बर्दाश्त करेगी नहीं कि हम केंद्र में हैं, हम पावर हैं और आप हमारे अंडर में रहते हुए हमें चैलेंज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो शेखर बंदोपाध्याय हैं वो भी ये बात कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में किसी भी तरीके से सिख के साथ एक मतलब पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था, बल्कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इसलिए था कि जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो स्वरूप है वो सैनिक स्वरूप बनता जा रहा था और वो लगातार चैलेंज कर रही थी सेंटर को। इस तरीके से फिर वो जो नवे गुरु थे, ठीक है, 9th गुरु तेग बहादुर थे, जब उन्हें मार दिया जाता है, ठीक है, 1675 में, इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंडर में 1675 में जब उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर 10th जो गुरु हैं, 10वें जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, वो बनते हैं। कब बनते हैं? 1699 में वो बनते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, और वो खालसा की स्थापना करते हैं। खालसा क्या होता है कि हम सब भाई हैं, ब्रदरहुड वाली जो फीलिंग है हम सब में होनी चाहिए, और इसी के बिहार पर वो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। अब उसमें क्या क्या कहते हैं कि वो अपने जो भी शिष्य होते हैं उन्हें ये बात बोलते हैं कि एक तो आप बिना कटे बाल रखेंगे, ठीक है ना, और अपने पास वीपन रखेंगे। तो इस चीज़ की वो उन्हें शिक्षा देते हैं। जो बी.डी. चंद्रोपाध्याय हैं वो कहते हैं कि एक पॉसिबल जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ये भी हो सकता है कि जो सिख है, सिख के अंदर जो जाट पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और जाट जो कल्चर है उसमें आर्म रेजिस्टेंस की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा है, सैनिक जो स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जो आर्म की जो सैनिक स्वरूप है वो हमें कहाँ भी देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट गुरु होते हैं, गुरु हरगोबिंद सिंह, और फिर उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह बनते हैं वो भी मिलिट्री जो स्वरूप है, ठीक है, मिलिट्री नेचर है, उसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक कम्युनिटी जो कि सेंट्रल जो पावर है उसे चैलेंज कर रही है उसके ऊपर, और
जो सेंटर पावर है वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इस जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट बनता है, ना ही कोई पर्सनल जो रीज़न होता है वो इसके बिहाफ पर कॉन्फ्लिक्ट बनकर उभरता है। अब आगे बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो होते हैं वो क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं गुरु का जो कॉन्सेप्ट है कि अभी तक जो फर्स्ट गुरु, सेकंड गुरु, थर्ड गुरु, ये सब जो चलता हुआ आ रहा था, जब गुरु गोविंद सिंह बनते हैं तो वो इस चीज़ को बंद कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी डेथ के बाद क्या होगा, जो पावर होगी वो पंथ और ग्रंथ पर बेस्ड होगी, ना कि गुरु की पावर पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं कि 1696 में गुरु गोविंद सिंह जब बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी स्वतंत्र जो सत्ता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। और उसका कौन विरोध करता है, उसका विरोध करता है जो चीफ होते हैं वहाँ के, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ होते हैं वो इसका विरोध करते हैं और वो हेल्प मांगते हैं मुगल फौजदार से। लेकिन औरंगजेब किसकी हेल्प करता है, औरंगजेब डिसाइड करता है कि वो गुरु गोविंद सिंह की हेल्प करेंगे। लेकिन जब तक ये टाइम पीरियड आता है औरंगजेब की डेथ हो जाती है और गुरु गोविंद सिंह पहुंचते हैं बहादुर शाह के पास, जो कि औरंगजेब के बाद जो बादशाह बनते हैं। लेकिन बहादुर शाह उनसे वादा तो करते हैं कि हाँ वो उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। हिमाचल प्रदेश में रह रहे जो चीफ हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो किसी भी तरीके से एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते और इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उसे सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, फिर उसके बाद कौन बनता है, फिर गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ हो जाती है तो उनके बाद बनते हैं बंदा बहादुर, चीफ बनते हैं। बंदा बहादुर जब बनते हैं तो वे एक पावरफुल एक पर्सनालिटी के रूप में उभरते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो लार्ज एरिया होता है जम्मू और रावी के बीच का, वो उस पर अपना इन्फ्लुएंस जमा लेते हैं और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी लेकर आते हैं, वो अपनी फौजदारी सिस्टम भी लेकर आते हैं, दीवान लेकर आते हैं, कॉइन लेकर आते हैं, सील यानी कि जो मोहर जो अपनी होती है वो खुद की मोहर निकालते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम अपना वो खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब जब मुगल सेंट्रल पावर ये देखती है कि बंदा बहादुर जो है वो अपनी एक खुद की सारा सिस्टम बना रहा है, तो वो 1710 में बहादुर शाह जो होते हैं वो भेजते हैं जो बंदा बहादुर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद जब फर्रुखशियर बनते हैं, बादशाह बनते हैं बंदा बहादुर के बाद, सॉरी बहादुर शाह के बाद जब फर्रुखशियर बादशाह बनते हैं तो 1713 में वो अब्दुस समद को भेजते हैं एज अ फौजदार वो नियुक्त करते हैं लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए जो बंदा बहादुर हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और पावर बनकर उभर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है सेंट्रल पावर के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो सिख हैं या फिर कंप्लीट कम्युनिटी जो है वो उनके सपोर्ट में थी। बहुत सारे लोग जो थे वो अभी भी बंदा बहादुर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और उसमें से जो एक बहुत बड़ी जो मेजर पर्सनालिटी थी या फिर जो बहुत बड़ा मेजर ग्रुप था वो था खत्रीज का। अब खत्री कौन थे, खत्री जो थे एक व्यापारी वर्ग आप कह सकते हैं, जो एक बिजनेस क्लास जो था वो था। अब क्या था, जब बंदा बहादुर और सेंट्रल पावर में जो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो रहा था तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी स्टेट में। जाहिर सी बात है, जब किसी भी कम्युनिटी या फिर है ना बड़ी पावर में या फिर आपस में भी किसी पावर में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा और उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ती रहेगी, तो जितनी भी बिजनेस क्लास है या बाकी काम है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से जो खत्री जो समुदाय था या खत्री जो ग्रुप था उसने ये रियलाइज़ किया कि भाई ऐसे तो हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है, तो उन्होंने मुगल्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब मुगल्स को सपोर्ट करने का एक और रीज़न ये था कि मुगल्स ने जो एरिया था उसमें इजारेदारी जो सिस्टम था वो लेकर आए हुआ था, और इजारेदारी सिस्टम में जो बड़े बड़ी जो पोस्टिंग्स थी वो खत्री समुदाय की ही हुई थी, खत्री जो क्लास है उन्हीं की होती। तो जाहिर सी बात है जो खत्री जो कम्युनिटी है उनका जो फ़ायदा है वो मुगल्स के साथ रहने में है। तो यही हुआ, जो खत्री ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया मुगल्स को। एंड में आकर
बंदा बहादुर खुद को सरेंडर कर देते हैं और उन्हें फांसी की सज़ा हो जाती है 1715 में। ठीक है, वो खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बंदा बहादुर अगर खुद को सरेंडर कर देते हैं तो जो सिख मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। अभी भी एक लंबे टाइम तक कोई मतलब कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं बनती है इस मूवमेंट के लिए, लेकिन छोटे छोटे मूवमेंट अभी भी चल रहा होता है। सिख बागी जो है, सिख बागी अपना एक स्वतंत्र लाहौर में अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं और ज़करिया खान जो है इसे रोकने में एक तरीके से असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ज़करिया खान कौन है? जो कि फौजदार बना के भेजे गए थे ना फर्रुखशर की तरफ से, कहाँ पर है, फर्रुखशर की तरफ से अब्दुल समद जो फौजदार बनाकर भेजे गए थे, उन्हीं के बेटे हैं ज़करिया खां, जो कि उसकी पोस्टिंग संभालते हैं। लेकिन ज़करिया खां भी इस चीज़ को संभालने में फेल हो जाते हैं। लेकिन अफ़गान जो इन्वेजन होता है अहमद शाह अब्दाली के अंडर में, वो भी फेल हो जाते हैं पंजाब को कंट्रोल करने में। और 1761 में क्या होता है कि पूरी तरीके से जो उनकी पावर होती है, ठीक है ना, या फिर कहें जो उनके लीडर्स होते हैं अहमद शाह अब्दाली के, वो हटा दिए जाते हैं वहाँ से। और पंजाब जो सिख है, सिख का कंट्रोल हो जाता है रिवर से, कहाँ से, सतलुज से इंडस रिवर जो है वहाँ तक पूरा ये कंट्रोल अपना स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब्दाली फिर से आते हैं 1765 में, लेकिन बिना किसी लड़ाई के वो वापस चले जाते हैं। अब क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, सिख जो कम्युनिटी है या फिर सिख जो एक नेचर है वो क्या है, एक पूरी तरीके से मिसल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, नातेदारी पर आधारित है। ठीक है, एक कि हाँ तुम मतलब कि एक नातेदारी वाली एक आपस में मिलने वाली, ठीक है ना। अब वो मतलब कि फैमिली के बिहाफ पर भी हो सकता है, ठीक है ना, वो एक रिश्तेदारी के बिहाफ पर हो सकता है। तो अब क्या है, ये जो मिसल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब कोई भी जब नेचर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है ना, तो वो सेंट्रल पावर बनने के लिए एक कमज़ोर आधार बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो कम्युनिटी होती है या फिर जो यूनिट्स होते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं। और यही हुआ 1770 तक। क्या होते हैं, ये जो मिसल होते हैं वो करीबन 60 हो जाते हैं। और इसके ऊपर आते हैं दल खालसा। ठीक है, दल खालसा का जो नेता होता है वो चयनित होता है। ठीक है, उसके लिए वोटिंग होती है और उसी के बिहाफ पर बनता है। अब मिसल क्या होते हैं कि जब भी कोई लड़ाई होती थी तो लड़ाई में ये सब एक साथ होते थे और एक मतलब कि साथ होकर लड़ते थे। और लड़ने के बाद जितना भी एरिया होता था वो इन मिसल्स में डिवाइड हो जाता था। ठीक है, तो छोटा छोटा एरिया जो बनते जा रहे थे, छोटे छोटे जो लोग थे या फिर छोटी छोटी कम्युनिटी, इनमें डिवीजन आता जा रहा था। तो ये पावर का इतना ज़्यादा डिवीजन हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग जो पावर थी वो बनने में कहीं ना कहीं फेलियर हो गई। अब बहुत जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो उभर कर आई, किसकी, रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह की जो है एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी उभर कर आई। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो पंजाब है या फिर जो पंजाब कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। रंजीत सिंह कौन थे, अभी मैंने जिस मिसल की बात करी उस मिसल में से एक थे सुकेर चकिया मिसल के। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत जो उन्नत तोपखाने हैं या फिर है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के तोपखाने बनाना शुरू करें। जो एक मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रॉन्ग करा। जो यूरोपियंस थे उनका, जो यूरोपियंस थे उनके बिहार पर सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। ठीक है, और तीसरा जब अफगान आक्रमण होता है जमान शाह के अंडर में, उसे भी वो असफल बना देते हैं। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा जो पंजाब का भाग होता है उसे कैप्चर कर लेते हैं, जिसमें कि लाहौर आता है, पंजाब के 5 दोआब आते हैं। ठीक है, और अंग्रेज़ों से वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर करते हैं। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो होती है, और रंजीत सिंह
के साथ जो होती है और रंजीत सिंह की जब डेथ हो जाती है तो यही ट्रीटी ऑफ अमृतसर प्रॉब्लम खड़ी करती है और जो पंजाब है उसे पूरी तरीके से युद्ध में लिप्त कर देती है अंग्रेज़ों के साथ। और यहीं से पंजाब जो अंग्रेज़ हैं उन्हें मौका मिलता है कि पंजाब को भी वो अपने अंडर में ले लें। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं कि अब नेचर कैसा था। ठीक है, क्या ये कंटिन्यूटी थी कि मुगल्स की ही या फिर एक अलग नेचर था। अब जिस तरीके से पहले भी नेचर्स की बात अलग अलग स्टेट में की गई, ये भी इसी तरीके से मुगल जो नेचर था उसी में डिवाइड या फिर उसी की तरह था, मिक्स नेचर था। एक तो लोकल जो ट्रेडिशंस थे उसे भी फॉलो किया जा रहा था, नए नए ट्रेडिशंस को, और जो मुगल नेचर था, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन जो था, अपॉइंटमेंट जिस तरीके से की जाती थी मुगल्स में, या टैक्स कलेक्शन जिस तरीके से मुगल्स में की जाती थी, करीबन वही सारी चीज़ें थी यहाँ पर भी। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्या किया गया, सेफ्टी प्रोवाइड करी गई ट्रेडर्स को, जिसकी वजह से जो एक तरीके से व्यापार है वो बहुत ज़्यादा फला फूला और जो रिवेन्यू है उसी वजह से इंक्रीज़ हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पंजाब के बारे में जो कि शेखर बंदोपाध्याय अपनी बुक में लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है जाट किंगडम। ठीक है, जाट किंगडम आता है। जाट कौन थे, एक तो मतलब कि जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है, एक पोस्टल कास्ट थे, दिल्ली और मथुरा के बीच में जो काश्तकार थे, खेती करने वाले थे, और पशुपालक जो थे, जो पशुओं को पालने वाले थे। जो पहला वो अपना आंदोलन करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, वो 1669 में करते हैं। सेकंड करते हैं वो 1686 में। सेकंड रिवोल्ट जो करते हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए आते हैं कमांडर बिशेन सिंह। वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जाट जो आंदोलन होता है उसे समाप्त करने में असफल रहते हैं। उसके बाद जो लोकल ज़मींदार्स होते हैं, गोकल, ठीक है, लोकल ज़मींदार जो गोकल थे, और उसके बाद राजा राम, चूरामन, ठीक है, ये सब ट्राई करते हैं स्टैब्लिश करना जाट किंगडम को। कहाँ पर, भरतपुर में ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आती है सूरजमल, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बनकर उभरते हैं 1756 से 63 तक के बीच में, और वो मराठा को सपोर्ट करते हैं बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पीरियड में। ठीक है, अब सूरजमल जो होते हैं वो ट्राई करते हैं एक सेंट्रलाइज पावर बनाने की। ठीक है, यहाँ पर वो सेंट्रलाइज पावर बनाने की कोशिश करते हैं, वो मिलिट्री बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक तरीके से अपना एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सूरजमल की डेथ हो जाती है, ये भी सेंट्रलाइजेशन जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, बहुत मज़ेदार बात देखिए, जाट जो किंगडम है वो या फिर आंदोलन है वो किसके बिना पर चल रहा है, वो कृषकों के बिहाफ पर चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका नेचर है, वो फ्यूडरल है। ठीक है, यानी कि पावर किसके हाथ में, जमींदार के हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से फ्यूडरल स्ट्रक्चर के बिहाव पर है, जहाँ पे पूरी जो सत्ता है, पूरी जो ताकत है वो ज़मींदार के हाथ में है। और ज़मींदार कई बार क्या करते थे, जाट किंगडम की ही अगर बात करें तो वो इतना ज़्यादा टैक्स लगाते थे, कई बार तो वो सेंट्रल पावर यानी कि मुगल से भी ज़्यादा टैक्स लगाते थे। यानी शोषण किसानों का वहाँ पर भी हो रहा है, पीजेंट्स का, मुगल जो सेंट्रल पावर है वहाँ पर भी हो रहा है, और जो मूवमेंट चल रहा है इसके बिहार पर कि हम आपको एक शोषणकारी व्यवस्था से बाहर निकालेंगे, वो भी उतना ही टैक्स लगा रहे हैं, बल्कि वो उससे ज़्यादा कई बार उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नेचर है, इन नेचर्स में कई बार प्रॉब्लम्स थी। अब जाट के बाद जो है अफगान किंगडम आता है। ठीक है, अफगान किंगडम की थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात करें तो लोदी सल्तनत
के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है। अफगान बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है ना। लोधी सल्तनत में भी हमें देखने को मिलता है जो बादशाह होते हैं, जो शासक होते हैं, वो दरबारियों के साथ बैठते हैं या जो नेता होते हैं उनके साथ बैठते हैं। आप मुझे बताएंगी कमेंट सेक्शन में कि वो कौन से जो शासक है वो शासक थे। उसके बाद सेकंड अफगान डायनेस्टी जो बनती है वो शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड पर बनती है। प्रिंसिपल्स थे इक्वालिटी पर जो बेस्ड हैं, वो जो शेरशाह सूरी का जब टाइम पीरियड आता है, मैंने अभी बताया ना कि लोधी टाइम पीरियड में क्या था, जो प्रिंसिपल्स थे वो इक्वालिटी पर बेस्ड थे, लेकिन शेरशाह सूरी जो है वो उसे चेंज कर देता है, वो उन्हें रिप्लेस कर देता है। वो एक तरीके से जो शासक की जो पावर होती है उसे स्टैब्लिश करता है। शेरशाह सूरी का जब टाइम पीरियड आता है ख़त्म होता है तो जाहिर सी बात है अकबर का टाइम पीरियड रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब ये मुगल्स का टाइम पीरियड रीस्टार्ट हो जाता है, जिसे कि कंटिन्यू करते हैं अकबर। अब छोटे छोटे जो अफगान साम्राज्य हैं या फिर अफगान किंगडम्स हैं वो बनते हैं। फर्स्ट कब बनते हैं, एक तो नादिर शाह जब इन्वेजन करते हैं, ठीक है, तो उस इन्वेजन के टाइम पर जब सेंट्रल पावर में अनस्टेबिलिटी आती है तो अली मोहम्मद खां जो होते हैं उन्हें मौका मिलता है कि वो अपनी सत्ता स्थापित करें, ठीक है। वो उसे उन अनस्टेबिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं, इनस्टेबिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं और फिर अपने जो पावर है उस पावर को स्थापित करते हैं। फिर लेकिन जो ये बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाती, क्योंकि जो हिमालयज़ में होता है रोहिलखंड में जब वो अपनी जो शासन है स्थापित करते हैं, मराठाओं का भी उन्हें विरोध देखने को मिलता है, जाट भी उन पे मतलब कि कब्जा करने की कोशिश करते हैं, अवध है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इसी तरीके से चारों तरफ से इन पे हमले होते हैं और ये बहुत लंबे टाइम तक ना चल पाते हैं और ना ही बहुत इंपॉर्टेंट दिख पाते हैं। फिर उसके बाद जो अहमद खां है, अहमद खां बंगदेश, वो कहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं, फर्रुखाबाद में अपना शासन स्थापित करते हैं। और अहमद शाह अब्दाली की, जब अहमद शाह अब्दाली अपना आक्रमण करते हैं तो उनकी वो हेल्प करते हैं। तो ये अफगान किंगडम था। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। ये सारे तो वॉरियर स्टेट्स थे, सॉरी स्टार्टिंग में बोला, ये सब तो वॉरियर स्टेट्स थे। अब बात की जाएगी इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, जिसमें सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राजपूत, ठीक है। राजपूत कौन होते थे, जो वॉरियर ग्रुप्स होते थे, ठीक है, जो एक तरीके से घूमने वाले जो वॉरियर ग्रुप्स थे और उन्हें जमा कर लिया जाता था या उन्हें मिला लिया जाता था सेंट्रल पावर में एज अ लेबर मार्केट के तौर पर, ठीक है। तो वो राजपूत है, राजपूत डेवलप्ड एक तरीके से डेवलप्ड हुए, ठीक है ना। एक पीजेंट ग्रुप से राजपूत ग्रुप बनने का जो उनका सफ़र था वो यहाँ से देखने को मिला, ठीक है। अब राजपूत जो साम्राज्य है या फिर राजपूत का जो एरिया है वो किस बिहार पर मुगल्स में हमें देखने को मिला, इनडायरेक्ट रूल में, कि कई बार क्या होते थे जो राजपूत शासक होते थे वो खुद आकर जो अकबर हैं, अकबर से एक तरीके से वैवाहिक संबंध बना लिया करते थे, या फिर अगर जो मुगल्स हैं वो राजपूत कोई राज्य है उसे कैप्चर कर लेते थे और उस कैप्चर करने के बाद क्या होता था, वो इनडायरेक्ट रूल बनाते थे कि वो बोलते थे कि सिर्फ आप हमें टैक्सेस पे करते रहिए और अपनी मिलिट्री है हमारी हेल्प कर दिया करें और हम आपको अपनी एरिया में एक इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की पूरी इजाज़त देते हैं, हम आप में दखल अंदाजियाँ नहीं करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट रूल का एक तरीके से स्वरूप था मुगल्स में और वो राजपूत में हमें देखने को मिलता। लेकिन जो राजपूत का जो नेचर होता है वो किस पर बेस्ड होता है, इक्वालिटी पर बेस्ड होता है। लेकिन जब कुछ राजपूत राजा क्या सेंट्रलाइज पावर इस्टेब्लिश करने की जब कोशिश करते हैं तो जो चीफ होते हैं वो उसको चैलेंज करते हैं, चैलेंज किया जाता है, लोकल जो ग्रुप्स होते हैं, लोकल जो चीफ्स होते हैं उनके द्वारा चैलेंज किया जाता है। अब यहाँ पर जो एक टर्म है वो टर्म दी गई है बुक में, कॉर्पोरेट इलेगिटेरियनिज्म, ठीक है। कॉर्पोरेट इलेगिटेरियनिज्म क्या होता है कि जो नेचर था राजपूत का वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी पर बेस्ड था। जो चीफ थे, बड़े बड़े चीफ थे, वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी पे बेस्ड थे। लेकिन जब ये चीफ, जो कुछ चीफ होते हैं सेंट्रलाइज पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो इफ़ेक्ट करती है पावर रिलेशन को, मतलब कि पावर रिलेशन को इफ़ेक्ट करती है, जो किसके बिहार पर होते हैं, लैंड ऑनरशिप के बिहार पर अब होते हैं। तो अब हैरियार्कर जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं।
कि कौन किसको कितनी सर्विस दे रहा है, सर्विस किसके पास बहुत ज़्यादा है, निष्ठा किसके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसके पास कितना एरिया है, ठीक है, किसके पास कितना पट्टा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जो एक तरीके से कॉर्पोरेट वाला जो इक्वालिटी वाला जो माहौल था वो कन्वर्ट हो जाता है हैरियार्कल प्रिंसिपल्स पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जब देखिए ऐसा नहीं है कि राजपूत के, देखिए मुगल्स के टाइम, अकबर के टाइम पीरियड में तो ऑब्वियसली राजपूत और अकबर के जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो मुगल्स की जो आर्मी है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो पोस्टिंग्स होती हैं वो राजपूत के पास होती हैं। जब भी किसी वॉर की बात आती है तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देने की बात आती है तो राजपूत अपना ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। औरंगज़ेब में भी जो बड़ी बड़ी पोस्टिंग होती है वो राजपूत को मिली हुई होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि जो मेवाड़ के जो राजा होते हैं, राजा राज सिंह जो होते हैं, वो अपने एरिया को एक्सपेंशन मतलब कि अपने एरिया को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मिलिट्री पावर लाना शुरू कर देते हैं। तो औरंगज़ेब जो होता है इसका विरोध करते हैं और आस पास के जो मतलब कि राजपूत होते हैं उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब वो उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जो जिनका एक्सपेंशन मतलब कि जिनके एरिया में राज सिंह एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, उनका जब सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो इनडायरेक्टली वो राज सिंह का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मारवाड़ में क्या होता है, मारवाड़ में जो राजा जो राणा जसवंत सिंह की जब डेथ होती है तो उनकी जो रानी होती है, रानी से जो उनका पुत्र होता है अजीत सिंह, रानी हरी बोलती है कि जो उनका बेटा है अजीत सिंह उसे शासक बनाया जाए, उन्हें राणा बनाया जाए। लेकिन औरंगज़ेब जो है इंदर सिंह को अपॉइंट करता है। जो बीडी चंद्रोपाध्याय है, सॉरी, जो शेखर बंदोपाध्याय हैं, वो इस बात को बोलते हैं कि ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई किसी भी तरीके से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि रानी हरी जो होती हैं वो खुद बोलती हैं कि मैं शरीयत के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने के लिए तैयार हूँ, अगर अजीत सिंह जो मेरा बेटा है आप उसे पावर दे देते हैं, उसे राणा बना देते हैं। लेकिन औरंगज़ेब ऐसा ऑब्वियसली नहीं करते और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाता है और रानी हरी सिंह यानी कि मारवाड़ और मेवाड़ दोनों मिलकर एक तरीके से आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जो इन दोनों में जो आंदोलन होता है, सतीश चंद्र कहते हैं किसी भी तरीके से सेंट्रलाइज पावर या फिर राजपूत का राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि जो मेवाड़ था या फिर ये जिस एक कुछ जो एरियाज थे वो ये दिखाना चाहते थे कि हाँ हम पावरफुल हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो राजपूत थे वो मिलकर एक आंदोलन कर रहे थे या फिर एक राजपूत राष्ट्रवाद था, बल्कि एक कुछ जो एरियाज हैं वो खुद को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। इसी तरीके से मोस्ट पावरफुल जो राजपूत था वो सवाई जय सिंह थे, ठीक है, अम्बेर के जो शासक थे और उन्होंने रूल इस्टेब्लिश करा अपना जयपुर में करा 1699 से 1743 का उनका टाइम पीरियड चला। राजपूत नहीं है, अफगान है, ठीक है, अफगान। मराठा और अफगान का लगातार उन्हें क्या देखना पड़ा, उन्हें मराठा और अफगान की निरंतर लूटपाट देखनी पड़ी। इसकी वजह से जो उनका स्टेट है वो अस्थिरता की तरफ लौटता चला गया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली राजपूत में। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट मैसूर की, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो मैसूर से स्टार्ट करते हैं। अब जो मैसूर है वो किसके अंडर में आता था, वो विजयनगर एम्पायर जो है उसके अंडर में आता था। वॉडियार डायनेस्टी जो थी इसी के अंडर में थी और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट मतलब कि रूलर थे जिसके अंडर में वॉडियार डायनेस्टी फलती फूलती है। चिकदेवराज जो वॉडियार होते हैं उनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फलती फूलती है और जो एक तरीके से कहा जाता है कि हैदर के टाइम पीरियड में ये अपने शिखर पर होती है। और हैदर अली कौन होते हैं, एक बहुत गरीब परिवार से होते हैं, एक सैनिक के तौर पर अपना काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपनी पावर को वो बढ़ाते रहते हैं, एक्सपीरियंस लेते रहते हैं सारी चीज़ों को। 1761 में क्या होता है, जो करप्टेड जो
प्राइम मिनिस्टर होता है एक तरीके से, नंदराज जो होता है दलवाई नंदराज जो होता है उसे वो हटाते हैं हैदर अली, और अपनी मतलब की जो पावर है उसे अपने हाथ में ले लेते हैं। नंदराज क्या करते हैं, जो शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति जो होती है शासक थी, उसे अपने हाथ में ले लेते हैं और हैदर अली उन्हें फिर हटा देते हैं। हैदर अली जब पावर में आते हैं तो वो मॉडर्नाइज्ड आर्मी की स्थापना करते हैं, जो कि फ्रेंच के एक्सपर्ट्स जो होते हैं उससे हेल्प लेते हैं। पैदल सेना को वो इस्टेब्लिश करते हैं, तोप खाने वो बनाते हैं हैदर अली, और रिसाला जो सिस्टम होता है, ठीक है, यूरोपियन जो सिस्टम है रिसाला सिस्टम, उसे अडॉप्ट करते हैं, जिसके अंडर में एक फिक्स्ड आर्मी होती है, फिक्स्ड जो एक नंबर होता है सेना का, एक हथियार होते हैं, एक मतलब कि मॉडर्नाइज्ड हथियार होते हैं, यातायात के जो संसाधन होते हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं रिसाला सिस्टम में, और जो लास्ट जो पावर होती है वो शासक के हाथ में होती है, वो किंग के हाथ में जाकर मिलती है। तो ये रिसाला सिस्टम है उसे अडॉप्ट किया जाता है। अपनी जो पावर है उसे और ज़्यादा वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो देशमुख और पालेगरों जो होते हैं, पालेगर्स जो होते हैं, देशमुख और पालेगर्स, जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं अपने एरियाज़ में, पूरे पूरे मालिक बन चुके होते हैं अपने देहातों के, अपने एरिया के, तो उन्हें हैदर अली अपने अंडर में लेकर आ जाते हैं और अपनी पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों डायरेक्ट टैक्सेस लेकर आते हैं पीजेंट्स पर, और उसे कैश में ये मतलब कि कैश सिस्टम में लेते हैं। हैदर अली के बाद उनके बेटे जो टीपू सुल्तान होते हैं वो शासक करते हैं। बर्टनस्टीन मिलिट्री फिस्कैलिज्म इसे बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जितनी भी आपकी एक बड़ी सेना जब आप बनाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़े वर्ग से, एक बहुत बड़ी क्लास से आप रिवेन्यू लेना शुरू कर देते हैं। तो इसे बर्टनस्टीन एक्सप्लेन करते हैं, अपनी जो राइटिंग होती है उसे एक्सप्लेन करते हैं। टीपू सुल्तान क्या क्या काम करते हैं, इंकरेज करते हैं वो एग्रीकल्चर को, यहाँ तक कि जो ज़मीनें फलती फूलती नहीं हैं, ठीक है, वहाँ पर कृषि नहीं की जाती, उन्हें कुछ लोगों को दिया जाता है और उन्हें इंकरेज करा जाता है। उन्हें ये बात मतलब कि उन्हें टैक्सेस दिए, सॉरी, उन्हें जो है उन्हें लोन दिया जाता है, उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं, उन्हें जो स्टेट है उसकी तरफ से इंकरेज करा जाता है कि वो उस पर काम करें, और अगर वो इस पर काम करने में सक्सेसफुल होते हैं तो उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। रेशम की पैदावार जो है उसे बढ़ाई जाती है। अपने जो एम्बेसडर होते हैं वो फ्रेंच भेजते हैं, टीपू सुल्तान कहा जाता है कि पहले एम्बेसडर भेजा जाता है मॉडर्न टाइम पीरियड में। फिर 1793 में वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज़ लगाना शुरू कर देते हैं, मैसूर से बाहर फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, और 30 फैक्ट्रीज़ वो ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं मैसूर के बाहर बनाते हैं। इससे जो रिवेन्यू सिस्टम है, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और अपना एक्सपेंशन की जब बात करते हैं 1766 में वो मालाबार और कालीकट तक अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ साथ होते हैं, मराठा के साथ होता है, हैदराबाद के साथ होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, और लास्ट में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच में जब वॉर होती है तो टीपू सुल्तान वहाँ पर अपने राज्य को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं, उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। ठीक है, क्या क्या करते हैं वो, कॉइन्स इशू करते हैं, खुतबा पढ़वाते हैं अपना नाम का, सनद लेते हैं, वो ऑटोमन खलीफा जो होते हैं उनसे वो सनद लेते हैं। वो पूरी तरीके से रियलिस्टिक रूलर होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है उन्होंने खुद को पूरी तरीके से मुगल्स जो हैं उससे कट डाउन कर लिया था, बल्कि जब उन्हें ज़रूरत होती थी वो मुगल से अपना रिलेशनशिप बनाते थे, और जब ज़रूरत होती थी एक इंडिपेंडेंट रूलर की बनने की तो वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते थे। तो ये पूरी तरीके से इनका इंट्रोडक्शन था। फिर बात ये जाती है जो लास्ट जिस स्टेट की बात करते हैं बीडी चंद्रोपाध्याय, शेखर बंदोपाध्याय, तो शेखर बंदोपाध्याय जो लास्ट रूलर की बात करते हैं वो होते हैं त्रावणकोर। त्रावणकोर की जो मेन पावर होती है, इंपॉर्टेंस जो बनती है 1729 में बनती है, जब राजा मार्तंडा वर्मा जो है, राजा मार्तंड
मार्तंड वर्मा जो है वो पावर में आते हैं। वो मॉडर्नाइज्ड ट्रेंड आर्मी लेकर आते हैं, मॉडर्नाइज्ड वीपन्स लेकर आते हैं, डच को अपने एरिया से बाहर निकाल देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी शर्तों पर मानने के लिए, अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। स्थानीय जो सामंत होते हैं, जो फ्यूडल्स होते हैं, उसे अपने अंडर में कर लेते हैं और छोटे छोटे रजवाड़े जो हैं आसपास के उन्हें भी वो जीत लेते हैं और इस तरीके से वो अपनी पावर्स दिन ब दिन बढ़ाते रहते हैं। और ज़्यादा जो रिसोर्सेज होते हैं उस रिसोर्सेज के लिए वो क्या करते हैं, एक अधिकार करते हैं, मोनोपोली स्टैब्लिश करते हैं, किस पर, ब्लैक पेपर ट्रेड पर। ऑल ट्रेड, और जो भी जो ट्रेड हो रहे होते हैं, मालाबार जो तट तट है, मालाबार तट से जितने भी जो बिजनेस हो रहे होते हैं उसे भी पूरी तरीके से वो कंट्रोल करते हैं। और जो फिर इनके जो बेटे होते हैं, जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, रामा वर्मा, रामा वर्मा के टाइम पीरियड में ये जो सेंटर है, ये जो एरिया है, वो स्कॉलरशिप और आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती है। अब ये जब स्टेट वाला ये जो कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, फिर लास्ट में जो चीज़ें आती हैं वो बात करती हैं क्या, जब हम इस इमर्जेंस ऑफ स्टेट को देखते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि क्या ये एक डार्क टाइम पीरियड था? नहीं। श्रीकर बंदोपाध्याय कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन था पॉलिटी का, मतलब कि कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेट्स हैं जो भर कर आ रहे हैं, वो सक्सेसर स्टेट्स हैं, वो कंटिन्यू करते हैं मुगल इंस्टीट्यूट को। वो ऐसा नहीं है अपना एक बहुत अलग नेचर इस्टेब्लिश करते हैं, बल्कि जितना भी मुग़ल जो इंस्टीट्यूट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो आर्मी स्ट्रक्चर है, टैक्सेस का जो रिवेन्यू का जो स्ट्रक्चर है, वो उसे बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर अडॉप्ट करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलते हैं। बैलेंस बना रहता है सेंट्रल और स्टेट में। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ने को मिलता है, बल्कि धीरे धीरे जो सेंटर है वो कमज़ोर होता जाता है और स्टेट अपनी पावर को बढ़ाते जाते हैं। तो एक जो बैलेंस है वो बैलेंस देखने को मिलता है। बैलेंस अभी भी बना हुआ था। आगे जिस तरीके से जो कल्चरल डेवलपमेंट था वो भी इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रहा था। कहीं पर हो रहा था कि जो एक मुस्लिम स्टेट है उसके अंडर में अदर जो रिलीजन है वो फल फूल रहा था, या फिर जो बाकी जो रिलीजन स्टेट थे वहाँ पर जो इस्लामिक जो विचारधारा थी वो उभर कर सामने आ रही थी। जिस तरीके से टीपू सुल्तान का टाइम पीरियड का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि टीपू सुल्तान में एक इस्लामिक स्टेट के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वहीं पर वो एक जो हिंदू मंदिर होते थे उन्हें दान भी दिया जाना शुरू करता था, जैसे कि श्रृंगेरी मठ जो होते हैं या फिर दूसरे हिंदू देव स्थान जो थे उन्हें जो था दान दिया और संरक्षण प्रदान किया जा रहा था टीपू सुल्तान की तरफ से। इसी तरीके से इकोनॉमिक साइड में भी हम देख सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से सतीश चंद्र का जो व्यू है कि वो बात करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो ट्रेड थे वो कंटिन्यूसली फल फूल रहे थे और उसमें कंटिन्यूटी थी। ऐसा नहीं है एक डार्क पीरियड स्टार्ट हो गया था कि सेंट्रल पावर एक तो ख़त्म हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो ट्रेड भी ख़त्म हो रहा है, और जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, बैंकर्स हैं, या फिर हुंडी सिस्टम जो है, ठीक है ना, एक तरीके से लोन सिस्टम जो है वो भी बढ़ फूल रहा था। अगर मर्चेंट्स बढ़ रहे हैं, बैंकर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो एक तरीके से बढ़ रहा है, वो काम कर रहा है, वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है ना। तो इस जो ये जो पॉइंट्स हैं वो बताते हैं कि ये टाइम पीरियड एक डार्क टाइम पीरियड नहीं था, बल्कि एक कंटिन्यूटी वाला टाइम पीरियड था, ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम पीरियड था। धन्यवाद। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।